हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा आवाज है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ 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 हाँ, याद है? कौन था? रोम्बस। कोई है जो कल नहीं आया था? नहीं आया था? का है पीछे वाला को तो हमेशा प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई नहीं आता रहता है। आया करो यार, डेली आया करो। हैं? अरे तो डेली आता है। यहां देखिए, तो कल हम आपको रोम्बस के बारे में सिखाए थे। मैंने कहा था सम चतुर्भुज, रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज। देवी सज्जनों, हाँ हाँ, लाइट बंद कर लो पीछे का। देखिएगा, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, सही भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सिखाया था ना, यदि ए है तो सही भुजाएं क्या होंगे? ए होंगे, ए होंगे, ठीक है ना। और बातें बताया था, दो डायगोनल होते हैं, दूसरे को बाइसेट करते हैं, जहां पर बाइसेट करते हैं वहां पर 90 का एंगल बनता है। ये सारी बातें सिखाया था। दो डायगोनल होते हैं, दोनों एरिया चार बराबर भाग में बढ़ जाता है, सब सिखाया था ना। तो मैंने इसका पेरीमीटर सिखाया था कल, याद है? 4a। और एरिया का फार्मूला निकाला था, आपको याद होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये भी एरिया हो सकता है, और बेस इंटू हाइट, ये भी एरिया हो सकता है ना। दोनों सिखाया था। जैसा दिया रहे उसके अकॉर्डिंग d1 d2 दिया रहेगा, डायगोनल्स दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हाफ इंटू d1 d2, और जब बेस एंड हाइट गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग बेस एंड हाइट। ओके ना? ओके। और दूसरा बात, मैंने हाइट बराबर बोला था कि हाइट कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि इसके हाइट चाहे इधर से निकालिए या इधर से निकालिए, ठीक है ना, बात बराबर होगा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है इसके? बराबर हैं। तो मैंने सिखाया था कि इन दोनों को बराबर कर दो, कि ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो बराबर करेंगे तो बेस जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा था 1/2 d1 इंटू d2 डिवाइड बाई बेस का मतलब ए, है ना, ए लिख देंगे, ठीक। तो एरिया का फार्मूला दोनों बराबर कर दिया, वहां से हाइट निकाल लिया। याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। बेस इंटू हाइट इज एरिया एंड हाफ इन d1 d2, ये भी क्या होता है? एरिया। दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। हमने बराबर करके निकाल लेंगे। यस और ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बताया, इसके डायगोनल्स निकालने। हाँ, यहां देखिएगा, इनके डायगोनल्स यहां पर काटते हैं तो 90 बनता है ना। तो यदि पूरा डायगोनल d1 है तो आधा इधर होता है और आधा इधर होता है। पूरा d2 है तो आधा इधर होगा और आधा इधर होता है। d1/2 d1/2 d2/2 d2/2। यस और नो देयर सज्जनों? ओके। यहां 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। यस और नो? तो मैंने कहा था ये कैसे निकालेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज बराबर होता है √p² प्लस b²। सिखाए थे ना। तो इसमें p है, b है, तो ऐसे बोलेंगे d1/2 का स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर। यस और नो? तो मैंने यहां से निकाला कि एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर में आएगा d1 का स्क्वायर, यहां आएगा d2 का स्क्वायर। हाफ 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यस और नो? तो ये किसी का साइड निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब आप फार्मूला याद रहे, याद रखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन न याद रहे तो सपोज कीजिए कि डायगोनल दिया है 8 तो 4 4, 6 तो 3 3। यस नो? डायगोनल दिया 8 तो 4 4, 6 तो 3 3, तो 4 3 से ये क्या हो जाएगा? तो 250 हम मार देंगे, 5 आंसर, ठीक है ना। अब उसके बाद जब साइड निकल जाएगा तो जो भी आप समझ रहे हैं ना, डायगोनल दिया 8 और 6, तो 8 मतलब 4 4 मिड पॉइंट, और 6 मतलब 3 3 3 3। यस और नो?
8 मतलब 4 4, 6 मतलब 3 3, है ना। और 4 और 3 से क्या बनता है 5, 4 3 से क्या बनता है 5 बनता है, यस नो। और आप बना भी सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 है ना, यही ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि 16 4 है ना, या तो पहले आधा कर लो या तो बाद में आधा करो, बात बराबर रहेगा, ठीक। यदि पहले आधा करते हो तो 4 का देखो ना आधा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 9 25 का 5 बाहर आ जाएगा। या नहीं तो पूरे का स्क्वायर करो तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, और 100 का बाहर आएगा 10, और 10 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5। तो या तो पहले आधा कर दो भैया, यहीं पर आधा करके निकाल लो, या तो फिर पूरे का निकाल के बाद में आधा करो, बात बराबर है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके साइड निकालेंगे, साइड निकल जाएगा तो कुछ भी निकालने का, पेरीमीटर एरिया जो भी कहें निकाल देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब कितना समझ में आ रहा है ये तभी मालूम चलेगा जब आप एक अपने अच्छा सुनिए दूसरी बात, इसमें मतलब वो जो फॉर्मूला सिखाया था पैरेललोग्राम वाला डायगोनल निकालने का, तो इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे निकल जाएगा ना, उस फार्मूला से भी निकल जाएगा। और ये दो साइड दिया है, डायगोनल दिया है, एक दूसरा निकालना हो तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन उस फार्मूला का प्रयोग मत कीजिएगा। क्यों? सपोज ये साइड दिया है 5 एंड द वन डायगोनल इज 8, तो 4 4, तो ये 5 है 4, तो ऑटोमेटिक 3 होगा, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो दूसरा डायगोनल हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उस फार्मूला का प्रयोग आप कर सकते हैं, उससे ही बन जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा देंगे यहाँ पर ना, पाइथागोरस थ्योरम जो लगा देंगे, समझ में आ रहा है ना, कि ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ये निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, सिखाए थे ना। ऐसे नहीं मालूम चलेगा, टुकुर टुकुर देखने से काम नहीं चलेगा। बनाओ, एक पहले बनाओ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ, जब तक आप बनाएंगे नहीं तो दिमाग नहीं खुलेगा ना, ऐसे सिर्फ टुकुर टुकुर देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज एक कोशिश करिए, एक एग्जाम्पल उस फार्मूले पर दिया हूं मैं कि एक बार इसे देखो भाई साहब, देखो एक बार जरूर देखो, आया सबका आ गया भाई बंधु, देवी और सजनों। आया, बोलो बोलो, सबका आया, बहुत अच्छा, चले हो गया। ओके, तो देर सजनों मेरे हिसाब से अब सभी लोगों का आ चुका है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। जिनका नहीं आया है प्लीज एक बार देखिए, अभी आ जाएगा, डरिए नहीं, बस फार्मूला का एक एक प्रयोग करेंगे तो याद हो जाएगा फार्मूला। प्लीज यहां देखिए, कहा कि एक रोम्बस है, क्या है रोम्बस है, और इसके डायगोनल्स दिया है 16 और 12, 16 और तो 16 मतलब 8 8, 12 मतलब 6 6, यहाँ 90 डिग्री है ना, 16 मतलब 8 8, 12 मतलब 6 6, हाँ या ना। पहला तो क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो डायगोनल गिवन है तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 कर देंगे, यही ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप यहां से काट देंगे, 6 से 6 दूनी 12, 16 6 कितना होता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। समझ में आया, एरिया क्या हो गया, ये हो गया। किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं, हो गया। इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड। तो भैया 16 मतलब 8 8, 12 मतलब 6, तो 8 6 से 10 आ जाएगा ना, हाँ या ना। ट्रिपलेट एक आध दो सिखाई थे, आगे सब सिखाएंगे, लेकिन एक दो जानते हैं ना कि 8 6 से क्या बनता है 10, और नहीं तो साइड निकालना हो तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, तो आ गया ना 64 36 कितना हो गया 100, और 100 से कितना आएगा 10, इसकी भुजा 10। या तो फिर वैसे निकाल सकते हैं कि 1/2 इंटू d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड इट्स पेरीमीटर,
इसका परिमाप निकालें तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू तो 10 गुने 4 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। यस और नो? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाइट निकालिए। यदि आपको याद है फॉर्मूला के 1/2 d1 बेस होता है, ए होता है, तो ठीक है। और नहीं याद है तो ऐसा कीजिए ना, ये हमको हाइट है, ये हाइट, ठीक। तो बेस इंटू हाइट होता है एरिया, तो 10 गुने एच हमारा होगा एरिया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बेस इंटू हाइट क्या होता है? बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। और वो जो निकल चुका है ऊपर 96, वो भी क्या है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये भी क्या होता है? एरिया। दोनों एरिया आपस में क्या है? बराबर। तो 96 बाई तो क्या हो गया 9.6 सेंटीमीटर। यस नो? समझ में आया? तो यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो फार्मूला बना लीजिए, है ना। बेस इंटू हाइट एरिया, हाफ इंटू d1 d2, ये भी एरिया, दोनों एरिया बराबर, वहां से हाइट निकालेंगे। यस और नो? तो कुछ समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा फार्मूला याद हो जाएगा, धीरे धीरे बनाने से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलें आगे। अनुमति है? ओके। ये क्या दे दिया? एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण, 8 और 6 हैं। ओहो, वही है। ये तो हम, आप जल्दी जल्दी बना दो जी, बना चुके हैं पहले ही, तो स्टार्टिंग में बना लिए थे ना। 8 है तो 4 4, 6 है तो 3 3, 4 3 से क्या बनेगा? 5। तो पहला क्वेश्चन था एरिया, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा? ये तो इसी फालतू में दे दिया। बेस इंटू हाइट होता है एरिया, और ये भी है एरिया, तो हाइट बराबर 24 बाई 4 सेंटीमीटर। ये सर नो? ये सब तो भाई आपको याद हो गया होगा, नहीं? चलिए 2 एग्जांपल मिल गया तो कम से कम फार्मूला एक बार तो रिवाइज हो गया, है ना। तो चलें आगे। अनुमति है? ओहो, वेरी गुड। चलते हैं आगे। कहाँ हो गया? 1 मिनट। छाप लिया? अरे तुम छापो यार जल्दी फटाफट, तुम टाइम मत देखो। 1 मिनट। छाप लिया? चलो भगवान आपको, रुक जाइएगा। रोम्बस के बारे में समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आया? ओके, नेक्स्ट। अभी हम आपको एक दिखाते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसका एक फार्मूला, एक टाइप, एक ही क्वेश्चन इस पे आएगा। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? 4 भुजा वाला, जिसके 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। तो स्क्वायर भी, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं, पैरेललोग्राम के 4 साइड्स होते हैं, रोम्बस के 4 साइड्स होते हैं। तो ये ऑल आर, सभी क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल, आर क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। सभी क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स हैं। चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जैसा ना कहा ना कि हम सब क्या है? एक मनुष्य है, आदमी है। उसमें से बोलेंगे ये इनकम टैक्स अधिकारी बन गया, इसमें जो है जीएसटी अधिकारी बन गया, एक मिनिस्ट्री में चला गया, ये प्रधानमंत्री बन गया, ये देखो मुख्यमंत्री बन गया, ये राज्यपाल बन गया, ये देखो राष्ट्रपति बन गया, एक टीचर बन गया, है ना। ऐसे तो कहने मतलब क्या है? हम सभी क्या हैं? मनुष्य हो गया, आदमी हो गए, और उसमें से कुछ का गुण अलग अलग हो गया, और कुछ अलग अलग गुण हो गया, तो उसी मनुष्य को अलग अलग चीजों से डिफाइन करते हैं कि ये प्रधानमंत्री हो गया है कि नहीं, ये राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है ना? तो ऑल जितने भी हैं आर क्वाड्रिलेटरल, सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। 4 साइडेड, जिसके 4 भुजा होते हैं, आर क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज कहेंगे, ठीक। लेकिन उसमें कुछ अपना अपना स्पेशल केसेस हो गए, कुछ उसमें क्वालिटीज हो गए, ठीक है ना, जिसके कारण से उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम से उसे जाना गया। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? क्वाड्रिलेटरल है, और रेक्टेंगल, स्क्वायर सब क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन स्पेशल केसेस इसमें ये आ गया मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, कुछ गुण हो गया इसमें। क्वाड्रिलेटरल में कोई गुण नहीं होता, इसका कोई माई बाप नहीं है। अच्छा, आप ऐसे बनाए हैं, आप कैसे बना सकते हैं? इन्हें की भुजा बड़ा कर दिया, छोड़ा, आप कैसे भी, आपको जैसे मन कर, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करे, ऐसे 4 भुजा होना चाहिए, कैसे भी। ओनली 4 साइड्स।
इसका कोई डिफाइंड नहीं है कि ये दोनों एंगल का होगा, ये दोनों एंगल का होगा, कैसे होगा, कोई पता लापता है ना, इसका कोई पता, इसका आधार कार्ड नहीं बने भाई साहब, ठीक है ना, ये बिखरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बस इतना पता है कि इसके चारों एंगल का सम 300, बस 360 होगा, इतना ही पता है सबको, ठीक है ना। लेकिन उसमें कौन क्या होगा ये पता नहीं है, ये आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार जो है आ चुके हैं बच्चालय क्वेश्चन, तो ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं? तो एक डायग्राम कैसा ही बना लीजिए आप, चतुर्भुज का, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना लीजिए, चतुर्भुज का बना तो लिए ही हैं, आराम से बनाइए। और भी चलिए, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इसके जो है कोई एक डायगोनल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा। मेरे भाई साहब जी सुनिए जी, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, इसके एक विकर्ण की लंबाई, इस पर एक क्वेश्चन पूछता है, वही बता देता हूं। इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा और इसके जो शीर्ष बिंदु से, ऐसे शीर्ष हेड हो गया ना, इसके विकर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, the length of perpendicular from the vertex on the diagonal are h1 and h2। ये सब अलग अलग होगा, इनके दो विकर्ण तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग लंबाई के होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं कि इसका डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, नहीं, इसके डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, इधर का एरिया अलग होगा, इधर का एरिया अलग होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इरेगुलर डायग्राम है, क्या है ये, इरेगुलर है, मतलब कोई पार्टिकुलर है ना वेज में नहीं है, ठीक है ना, कि इसके साइड्स में कोई रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दिया रहेगा और इस डायगोनल पे वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब डालेंगे, क्या डालेंगे भैया, लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, इसकी ऊंचाई दिया रहेगा और विकर्ण की लंबाई मतलब डी है। तो भैया देखिए, यदि हम इधर से ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, तो हाफ इंटू पूरा बेस क्या है, डी है, डी फॉर डायगोनल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। और फिर इधर से निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये तो इरेगुलर डायग्राम है ना, इरेगुलर डायग्राम है ना, मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, है कि नहीं। तो इसमें अलग ट्रायंगल होगा, इधर का ट्रायंगल अलग, जैसे पीछे हम जितना पढ़ाएं उस सब में डायगोनल क्या करता है, एरिया को दो भाग में बांटता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसका अलग एरिया है और इसका एरिया अलग है, ठीक है भाई साहब। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यदि एरिया निकालेंगे तो इसका निकालेंगे हाफ इंटू बेस क्या है इसका, डी, और हाइट क्या है, h1। इधर का निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस क्या है, डी, और हाइट क्या है, h2, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला गया 1/2 h1 प्लस h2 इंटू डी फॉर डायगोनल, यस और नो, समझ में आया भाई बंधु। तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू डी होता है, ठीक है ना, 1/2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू डी। तो याद रखिएगा इस फार्मूला को, ठीक है ना, याद रहेगा ना, 1/2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू डी फॉर डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, याद रहेगा ना। 1/2 द सम ऑफ द परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द डायगोनल, फाइंड द वर्टेक्स ऑन द डायगोनल, h1 h2 क्या है उसका, हाइट है, कहां से, कैसी ऊंचाई है, शीर्ष बिंदु से, किस पर, डायगोनल पर, उसके वर्टेक्स से डायगोनल पर जो ड्रॉ करते हैं हाइट इज द h1 एंड h2 है, यस नो भाई साहब, समझ रहे ना, एंड डी द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू डी, यस नो, यस। तो प्लीज एक क्वेश्चन आप इसे बनाकर दिखाइए जिससे कि हमसे याद रहे फार्मूला। तो तैयार हैं, छाप लिए सब लोग, छापो जल्दी जल्दी छाप लिया, हाँ नहीं छापे,
तो छापो जी छापो, जल्दी जल्दी, दाएं 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 दाएं, छाप लिए। चलो जी, अब तो छाप ही लिए होंगे, है ना। चलिए देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है। द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 54 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द perpendicular drop from the vertex is 36 and 30 centimeter. From the length of perpendicular drop from the vertex on the diagonal is 36 centimeter. एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 54 है। इसके शीर्ष बिंदु से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, 150 धाएं धाएं। क्या सबका आ गया 150? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई बंधु मित्रों, ए भाई साहब, भाई जी का आया, सबका आ गया। आवाज तो सही है ना? ऑनलाइन देखना, चेक करना। एक बच्चा बोला आवाज है सही है, ओके ठीक है। देवी और सजनों, अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? मोबाइल से गुना कर रहे हो क्या? 1782 यही है ना? एरिया देखो, डायग्राम हल्का सा बना देते हैं कि फार्मूला याद रहे। चतुर्भुज है, एक विकर्ण की लंबाई हमें इज गिवन 54 सेंटीमीटर और हाइट फ्रॉम द डायगोनल d1 d2 is 36 and 30 centimeter. The area of the quadrilateral is 1/2 the sum of perpendicular height drawn from the vertex on the diagonal are given 36 and 30 centimeter. The length of one diagonal is given 54 centimeter. 2 से काटो 27 दूनी 54, यही ना? 66 into 20 कितना आ गया? 1782 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1782 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? यस और नो? 150 जनों, सबको समझ में आ रहा है ना? याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नो। अब हम लोग बातें करें, यहां देखो, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज के बारे में बातें करें। किसके? हाँ, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। क्या है ये? ट्रेपीजियम, हाँ, जीएम ZIUM है ना, प्रेजियम सब लिख लिया। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज, हिंदी में समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज लिख लिए। ओके, ट्रेपीजियम, ठीक है ना? चले आगे, खासियत देखते हैं इसका। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज में ये जो भुजाएं हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? अब इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है ना? ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। यस और नो में जवाब दीजिए। ये दोनों क्या है? ये दोनों साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स हैं मतलब असमानांतर भुजाएं। ये है समानांतर भुजाएं और ये क्या है? असमानांतर। जानते हैं ना पैरेलल क्या होता है? पैरेलल उसके कहते हैं जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो। क्या हो? ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब वो कभी भी एक दूसरे को आगे जाके इंटरसेक्ट ना करे। कहीं भी ले चले जाओ, यहां से ले जाते दूसरे शहर ले चले जाओ, लेकिन काटेगा नहीं। ठीक है ना? कहीं नहीं काटे, कहीं नहीं काटेगा वैसा। ठीक, इससे रेल की पटरी, रेलवे ट्रैक, ये हमेशा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चाहे यहां से तुम कन्याकुमारी चले जाओ, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा उनके, है ना?
तो पैरेलल ट्रैक है ना, डिस्टेंस कहीं कम हो गया ना आगे जाके तो ट्रेन ही पलट जाएगी, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है ना? चलिए, तो ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, असमानांतर रेखाएं। ठीक, अभी फिलहाल जो हमें जरूरत है वो काम पहले करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इसका हम एरिया के बारे में बात करेंगे। अभी इसका एक एरिया सिखाएंगे और एक एरिया और सिखाएंगे निकालने के लिए, लेकिन जब हम चैप्टर में आएंगे तब सिखाएंगे। ठीक, और उसमें क्या है कि चारों भुजाएं दिया रहेगा तो उसका हम अलग से फार्मूला निकाल के दिखाएंगे, उस समय वो क्वेश्चन के साथ करवाएंगे। ठीक है ना? अभी फिलहाल एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, आइए देखते हैं। देखिए, आप इसे कैसे बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, आप चाहें तो यहां से लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं, आप चाहें तो यहां से 2 लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं, हर तरीके से ये बनेगा। ठीक है ना? तो अभी इसका हम एरिया का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? 1/2 द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ए प्लस बी। अभी इसको ध्यान रखना खाली। और ये जो है इनके पैरेलल साइड के बीच का हाइट, ये इनके पैरेलल साइड के बीच का क्या है? ये हाइट है। ठीक है ना? ये है हाइट। ठीक है ना? तो इनटू एच, मतलब एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल sides into perpendicular distance between two parallel sides into perpendicular distance या height मान लो, perpendicular distance between two parallel sides. 1/2 the sum of the length of the parallel sides and multiply by the perpendicular distance between two parallel sides, है ना? दो 1/2 इंटू उनके समानांतर भुजाओं के लंबाई का योग, उनके 1/2 इंटू समानांतर भुजा के लंबाई का योग। समानांतर भुजा ए और बी है, ठीक है ना? उनके समानांतर भुजा के लंबाई का योग गुने समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब हाइट उसका। ठीक है ना? ओके, इससे जो है ना बनाने के बहुत सारे चीज बना सकते हैं, लेकिन अभी है ना आप इसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते थे। सॉरी, सब तैयार हैं? ऐसे बना सकते थे। देखिए यहां पर जैसे ये बी है तो ये भी क्या है? बी हो, क्योंकि ये बन जाता है, क्या बन जाता है? नहीं, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। क्या बन जाता है ये? हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है ना? क्योंकि ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, लेकिन ये एच है तो ये भी एच, तो ये रेक्टेंगल बन गया ना, अलग अलग। स्क्वायर देखने में लग रहा होगा स्क्वायर, लेकिन जरूरी नहीं कि स्क्वायर बने, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल या तो स्क्वायर यही हो सकता है। चुप रहिए। तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, बी इंटू एच होता है। ठीक है ना? और जैसे इसके लंबाई यदि मान लीजिए x है, इसकी लंबाई मान लीजिए y है, और इसकी लंबाई b है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगा? कितना? हाँ, यहां से लंबाई क्या है? a है, तो x प्लस बी प्लस वाई, है ना? यस यस, ध्यान रखिएगा भाई साहब। या हम x प्लस वाई का वैल्यू क्या बोल सकते हैं? दोनों का जोड़ कितना आएगा बताइए? a माइनस बी, मतलब पूरा a है उसमें खाली ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, क्या बचेगा? x प्लस वाई। टोटल है a, उसमें से ये माइनस कर दो b, तो क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर x प्लस वाई। तो आप इसे निकालना चाहते तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं, लेकिन चलिए बता देता हूं फिर भी। एरिया निकालना हो तो आप पहले इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसका एरिया निकालो,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसका एरिया निकल रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके भाई साहब, यहां से क्या हो गया 1/2 h कॉमन ले लो, 1/2 और कितना कॉमन लो, h कॉमन, तो यहां क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहां क्या बचेगा b प्लस h। अब सब में से h कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो h, तो यहां क्या बचेगा 1/2, और x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई के बदले में लिख देंगे a माइनस बी। इसे हम करना मत कभी एग्जाम में, प्लस में क्या है b, और हमने क्या किया ना कि यहां से भी और यहां से भी क्या कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, यहां से भी h और यहां दोनों से h कॉमन लिया, तो भैया यहां पर एलसीएम अंदर में 2 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहां बचेगा a माइनस बी, और यहां 2 से गुना करो प्लस 2b ना, और इंटू, तो ये फार्मूला बन गया 1/2, यह एक a और 2ab में से एक b गया, तो क्या बचेगा प्लस b इंटू, तो ये इसका एरिया का फॉर्म 1/2 a प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है ना। और ये हम जब निकाले हैं ना, बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए आपके, कभी भी आप इसे बनाइएगा नहीं, उतारो मत कीजिए, कहा उतारिएगा इसको, है कि नहीं, आप ध्यान याद रखिए फार्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, बस हौसला बढ़ाने के लिए मैंने आपको बना के दिखा दिया, जरूरत लेकिन नहीं है। जहां पर अधिकारी बनना भाई, तो ये बात हमें ध्यान रखना कि जो जरूरत है वही काम करना है, जरूरत के बाहर कुछ भी, हाँ फालतू वाला कुछ नहीं, ठीक है ना। आए भाई साहब, तो चलें आगे, इसको आगे बढ़ाऊं, छाप रहे हो अभी तक। देखिए मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, देवी और सजनों, सुनिएगा ध्यान से, तैयार हैं, अरे इसको क्या हो गया बैठे बैठे, अच्छा ठीक है, होता है कभी कभी कुछ लोग को ऐसे बचपने से प्रॉब्लम होता है, देखो आज ध्यान सुनते प्लीज, तैयार है सब लोग। यह है ट्रेपीजियम, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं 2 डायगोनल्स, ये और ये 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक, 2 विकर्ण, दोनों विकर्ण सेम लंबाई के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम कब होंगे सुनिएगा, जब जो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यदि ये और ये दोनों बराबर हो, जो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, असमानांतर भुजा जो है, असमानांतर भुजा यदि लेंथ में बराबर होगा, देन, तो ऐसे केस में द बोथ द डायगोनल्स, दोनों विकर्ण सेम लेंथ के होंगे, ठीक है ना। जब नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल हैं, जो असमानांतर भुजाएं हैं, यदि इक्वल लेंथ के होंगे, मतलब समान लंबाई के होंगे, तो ऐसे केसेस में दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगा, बोलो बोलो, सेम होगा, दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगा, एक जैसा होगा, सेम होगा, यस नो। लेकिन जब ये दोनों का लेंथ अलग अलग होगा, दोनों डायगोनल का, दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं और डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाई के होंगे, तो इनके विकर्ण की लंबाई भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डायगोनल कैसे निकालते हैं वो हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तब बताएंगे, आप दुखी मत होइएगा अभी, ठीक है ना। हम विकर्ण निकालना भी सिखाएंगे, जब इक्वल होगा तो भी सिखाएंगे, और जब अलग अलग होगा तो भी सिखाएंगे, वो फार्मूला हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है ना, क्वेश्चन में आएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम सस्ता है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स, बस इतने ध्यान रखना, ठीक है ना। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। चले आगे, ओके। अभी हम बात करेंगे सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। क्या आपने कभी देखा है सर्कल? आइए देश सजनों, हम लोग बात करने चल रहे हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल के बारे में। एनी प्रॉब्लम?
नो। यहां देखिए, ओके, यह सर्कल कौन है? ये सर्कल, यस, आप जानते हैं सर्कल क्या है? एक बार आईएएस के इंटरव्यू में बच्चा से पूछ लिया कि सर्कल क्या होता है, बोला गोल जो होता सर्कल होता है। तो एक उसका एक पार्टिकुलर डिफिनेशन होना चाहिए ना, कि सर्कल जो है एक क्लोज ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। क्या है? क्लोज, मतलब चार तरफ से बंद। सर्कल क्या है? एक क्लोज ज्योमेट्रिकल डायग्राम। ऐसा क्लोज ज्योमेट्रिकल डायग्राम जिसके किसी एक बिंदु से, एट अ सर्टेन पॉइंट, को एक निश्चित बिंदु से उसके बाउंड्री का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। सभी बाउंड्री का चारों तरफ ऐसे करेंगे ना, चारों तरफ डिस्टेंस बराबर होगा तो ऑटोमेटिक सर्कल ही गोल ही हो जाएगा ना। वो ऐसे घुमाएंगे बराबर तो क्या बन जाता है? सर्कल बनेगा। बोला कि सर्कल क्या है? एक क्लोज ज्योमेट्रिकल डायग्राम है जिसे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, एक पार्टिकुलर एक निश्चित बिंदु से उनके बाउंड्री का, सराउंडिंग एंड सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं ना, उसके बाउंड्री का डिस्टेंस इक्वल होता है, उसी को हम सर्कल कहते हैं। यस और नो? ओके। और जिस पॉइंट से जो उसके बाउंड्री का डिस्टेंस इक्वल होता है, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो पॉइंट जहां से बाउंड्री का डिस्टेंस इक्वल होता है इज कॉल्ड सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और उस केंद्र से उस बाउंड्री के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब तो बचपन से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बोल दे रहा हूं, ठीक है ना? कि उस सेंटर से उसके बाउंड्री का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यस और नो? यस सर, वेरी वेरी गुड। और द बाउंड्री के इस छोर से उस छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिर्फ इस किनारे से उस किनारे नहीं, किनारे से किनारे जाए, लेकिन पासिंग थ्रू द सेंटर। कहां से पास करे? इन्हें कि यहां से ऐसे खींच दिए, इस बाउंड्री से उस बाउंड्री चला गया, तो इसे हम डायमीटर नहीं कहेंगे। डायमीटर हिंदी में व्यास बोलते हैं ना, डायमीटर को व्यास। व्यास तभी कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द वन एंड पॉइंट ऑफ द बाउंड्री एंड अदर पॉइंट, है ना, द सेकंड पॉइंट, अदर पॉइंट ऑफ बाउंड्री एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? मतलब वैसा डिस्टेंस जो बाउंड्री के एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, लेकिन कहां से? केंद्र से होते हुए जाने वाली रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि के एक किनारे से दूसरे किनारे केंद्र से होकर जो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डायमीटर। इज कॉल्ड डायमीटर। एंड यह डायमीटर, ठीक है ना? डायमीटर जो है दो रेडियस मिलाकर बनता है, एक इधर का रेडियस, एक इधर का रेडियस, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर। द डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। डायमीटर इज द ट्वाइस एंड रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का क्या होता है? दुगना होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। एंड द रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, हाफ होता है। यस सर? नो? यस सर, ये सब जानते हैं, ठीक? हाँ, ये जो चार तरफ बाउंड्री है उसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और इंटरनल पोर्शन इज कॉल्ड एरिया, है ना? अंदर का पोर्शन एरिया कहलाता है। ठीक है ना? सब जानते हैं ना? अच्छा देखिए, ये सब आपको बताने की जरूरत है नहीं। एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। एंड द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है ना? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई। एक क्वेश्चन यहां बहुत बार पूछ चुका है और बहुत एग्जाम में, मतलब लगभग सभी एग्जाम में आ चुका है। अभी देखा जाए 20-25 सालों से तो सभी एग्जामों में क्या पूछता है कि पाई क्या है? रुक जाइएगा, अभी कुछ बोलिएगा नहीं। आप जानते हैं ना कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 या 3.14 समथिंग, है ना? 3.14 होता है। कितना? 3.14 लगभग में होता है। यस और नो? सभी जानते हैं कि पाई जो है, पाई एक
है ना, इरेशनल नंबर है। क्या होता है? पाई जो है एक इरेशनल नंबर। पाई क्या है भाई साहब? इरेशनल नंबर है। हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब मुद्दा यहां पर यह आता है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, लेकिन सब जानते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार हम बोल देंगे कि कोई एक बच्चा ना बच जाए जिसको नहीं आए। जाग रहे हैं ना सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, जागते रहिएगा, हाथ हटा लीजिए, नहीं तो कहीं और चले जाइएगा। देखिए यहां देखिए, ठीक है ना। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? देर समझो, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा समझा देता हूं। इरेशनल एंड रेशनल क्या होता है, ठीक है ना। रेशनल एंड, भाई साहब ये नहीं होता इरेशनल, क्या कर रहे हैं आप, है ना, कुछ और होता है। देखिए तैयार हैं सब लोग? देखिए इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं, इरेशनल, ध्यान सुनिएगा, इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका कोई अपना एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होता है। एग्जैक्ट द डिफरेंट, कोई ऐसा कोई पार्टिकुलर डिफरेंट वैल्यूज उसका नहीं हो। जैसे मान लो कि रूट, इसका वैल्यू था 1.412346, ऐसे ऐसे होता रहता है, कभी खत्म। तो लगभग में है ना 1.414 जो समथिंग है। √3 है, जैसे √3 लिख दिया, √3 कह लो 1.71324, ऐसे ऐसे होते रहता है। तो ये सब जिसका वैल्यू कभी खत्म हुआ ही नहीं, कोई पार्टिकुलर आया ही नहीं, तो इस ऑल सबका कहलाता है इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना? √5, √7 ये सब क्या हो गया? इरेशनल। लेकिन हम √4 को इरेशनल कहेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, द वैल्यू इज 2, है ना। तो ये इरेशनल नहीं हुआ। इरेशनल नंबर आप समझ पा रहे हैं? इरेशनल मतलब जिसका वैल्यू आज तक कोई डिफिनिट आया ही नहीं, है ना, मतलब लगभग कह सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है ना। उससे इरेशनल, जितने भी रूट का नंबर है, ऑल जितने रूट में, √2, √3, √4 छोड़ के, इसका निकल जाए छोड़ के, ठीक है ना, √5, √7, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आया ना? लेकिन उसके बाद जो भी संख्याएं हैं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ऑल द नंबर द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equal to 0 और नो, है ना। जानते भाई साहब? नहीं जानते हैं तो जाना कीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन p by q के रूप में हो, कैसे हो? एंड q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला वैल्यू 0 और उसके बाद कुछ भी हो, सभी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। द काउंटिंग, गिनती की जितनी संख्याएं हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि वो भी तो है 7 7 by 1, नीचे तो 1 रहता ही है। सभी के नीचे क्या होता है? एक तो सबके नीचे होता है ना भाई, कोई नंबर हो एक नीचे होगा, है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग का नंबर है, ऑल आर रेशनल, सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या। हिंदी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। एंड द फ्रैक्शन का नंबर, फ्रैक्शन का मतलब कुछ भी, 3/4, 5/7, 8/6, चाहे कैसा फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल आर द रेशनल नंबर। समझ में आ गया ना कि सबका सब क्या होता है? रेशनल नंबर। आप लोग समझानिए मत क्या होता है मिक्स प्रपोर्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, कोई जरूरत नहीं है, जितना हम बोलते हैं वो सुनिए ध्यान से। तो कैसा भी फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, सभी क्या कहलाता है? रेशनल। लेकिन इसे 1/3 इज इक्वल टू 0.33333, ये भी कभी खत्म नहीं होता जिंदगी भर, तो इसे क्या कहेंगे? नो, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसे हम बार लगा के स्टॉप कर सकते हैं। नहीं समझे? इसको बोलते हैं 3/9, दैट मीन्स 1/3। तो जो नंबर का रेकरिंग हो, रेकरिंग का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका रिपीटेशन हो, समझ रहे ना? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? तो बोलिएगा ना है तो। एक निश्चित संख्या के बाद जब रिपीटेशन होता है, दोहराया जाए बार बार, आफ्टर पार्टिकुलर प्लेसेस, 2 प्लेस 3 प्लेस बाद रिपीट होना शुरू हो गया, तो उससे हम इरेशनल नहीं कहेंगे। इरेशनल, उसे रेशनल कहेंगे। याद रहेगा ना?
जैसे हमने कहा ना 1/3 का भाग दें 0.333 आता रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसे इरेशनल नहीं कह सकते हैं, रेशनल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो रेकरिंग का नंबर मतलब जो रिपीटेशन होता है, रेकरिंग मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करता है, उसे हम इरेशनल नहीं कहेंगे। याद रहेगा सबको ना, रेशनल ही कहेंगे, ठीक है। जिसका कोई माई बाप ही ना हो, दम रंग बिरंगा, कभी 1 कभी 4 कभी 7 कभी 10, कुछ पता नहीं क्या क्या आ रहा है, नहीं समझे, दम रंग बिरंगा हो, तब कहेंगे उसको हम इरेशनल नंबर, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका यदि एक मतलब चैन बन जाए, एक पीरियोडिक रेकरिंग हो जाए, तो उससे हम रेशनल ही कहेंगे। समझ में आया? तो ये जो है देखो, अलग से हम नहीं सिखाते हैं, जहां जहां जिसका जरूरत पड़ता है वहीं पे बता देते हैं कि हम डिफिनेशन लिखाएं बैठ के। वो आएगा नहीं, डिफिनेशन नर्सरी क्लास में आता था। देखो तो रेशनल समझ गया ना, काउंटिंग का नंबर सब रेशनल है, इरेशनल जितने रूट के नंबर है इरेशनल, यस और नो। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा है, और हम अभी कहते हैं ना कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, 1-2 एग्जाम में नहीं, 1-2 का तो हम बात ही नहीं करेंगे, बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, हर एग्जाम में क्या पूछा बताता हूं। पहचानिए कौन इसमें इरेशनल नंबर है, हल्ला नहीं कीजिएगा। इरेशनल नंबर कौन है? पहला, फर्स्ट इज द पाई, सेकंड इज 22/7, and the third is 3.14, and the fourth is all. इसमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द इरेशनल नंबर, कौन सा इसमें विकल्प सही है इरेशनल नंबर के लिए, बताइए। बहुत अच्छा, बहुत लोग का मन बहुत कुछ बोलने का कर रहा है, और बहुत लोगों ने बोल दिया, बहुत लोगों ने बोला कि ऑल ऑफ दीज। यस, आप बिल्कुल सही समझें, लेकिन आंसर गलत है। देखिए यहां देखिए, आपको लगा कि पाई इज द इरेशनल नंबर, आपने बता दिया था, लिख के दिखाया था, इसलिए आप करिएगा नहीं, हम मालूम है हमने लिखा था कि पाई इज द इरेशनल नंबर, लिखा था ना, ओके। और पाई का ही तो ये वैल्यू है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा और ये भी इरेशनल हो जाएगा, इसलिए आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। नहीं, ओनली पाई इज द इरेशनल नंबर। ये तो फ्रैक्शन है 22/7, इसको तुम भाग दो, एक निश्चित संख्या तो रिपीट होने लगता है। जब 22/7 दोगे ना, तो एक निश्चित 3-4 नंबर के बाद वो फिर रिपीट होगा। जब रिपीट होगा तो उससे हम कभी इरेशनल नहीं कहेंगे। और ये तो भैया रेशनल है, तो इजिली से हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, है कि नहीं। तो ये रेशनल, देखो इसका वैल्यू तो है, आज तक दुनिया में पाई का वैल्यू ही नहीं निकल पाया है, ये सत्य बताते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक, ये भी इसका 22/7 या 3.14, ये एक एज्यूम किया हुआ वैल्यूज हैं। एग्जैक्ट वैल्यू भी इसका अभी जो है साइंटिस्ट लोग लगे हैं कई सालों से यही कि पाई का वैल्यू खोज दिया जाए एग्जैक्ट, लेकिन नहीं खोजा गया। आइए तो भाई साहब रिसर्च करिएगा बाद में, पहले यहां देखिए, ये पाई का ही वैल्यू है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। सिर्फ इरेशनल कौन है ना भाई। अब किसी का बाप ने मर्डर कर दिया है तो उसका बेटा दोषी थोड़ी होगा, है तो उसी का बेटा, उसका पोता भी दोषी होगा जी, नहीं ना। सजा करने वाले को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता, समझ ना, न उसको, न उसके परिवार को, न उसके बाल बच्चे, किसी को नहीं, है ना। जो गलत किया है सजा उसी को मिलेगा। तो पाई इज द इरेशनल, पाई इरेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू इरेशनल। बच्चे एकदम खुशी पूर्वक मारते हैं और खुश होकर आते रह, तो आगे ऑल ऑफ दीज, है ना। तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा इसका आंसर, बोलिए। पाई का वैल्यू डिफिनिट हुआ ही नहीं है। इरेशनल क्या होता है? जिसका वैल्यू कोई डिफिनिट हो ही नहीं, जिसका वैल्यू अभी तक कोई निकाल ही नहीं पाया कि क्या होगा, उसी को तो इरेशनल कहते हैं। और मैंने अभी क्या बोला, पाई का वैल्यू तक खोज हुआ ही नहीं है, इसीलिए पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ में है ना। 22/7 लगभग में माना गया वैल्यू है, ठीक है ना।
आप जितना कहते हैं दिमाग में लॉक कर लीजिए, ये रिसर्च की बातें हैं, हम लोग रिसर्च नहीं, इंस्पेक्टर तक ही काम करना है, नहीं समझे हैं, बाद में रिसर्च करिएगा। आइए भाई साहब यहाँ देखिए, तो आप समझ गए ना कि पाई जो है इरेशनल है, उसका वैल्यू इरेशनल नहीं है। ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, देव सजनों ध्यान रखिएगा, चले ना, बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हमने देखा इसका एरिया देखा, पैरामीटर देखा, कोई दिक्कत तो नहीं, उसमें पाई का वैल्यू देखा, ठीक। सब लोग तैयार है ना? ये है सर्कल, ये भी है सर्कल। सर्कल के अंदर में सर्कल, ए भाई साहब, सर्कल के अंदर में सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, संकेंद्रीय वृत्त, क्या बोलते हैं हिंदी में? संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना? मतलब वैसा सर्कल, चाहे कितना भी सर्कल बना दो, यदि उसका सेंटर कॉमन हो, क्या हो? ऑल द सर्कल सेम सेंटर, सेम, है ना, मिड पॉइंट, सबका सेंटर क्या हो? सेम हो। तो इसमें दो नहीं, आप 10 बना लो ऐसे ऐसे गोल, लेकिन सबका सेंटर सेम ही हो, तो ऑल, सबको हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना? संकेंद्रीय वृत्त, यस नो? ओके, तो देखिएगा, ये है इसका अंदर का रेडियस और ये है इसका बाहर का रेडियस, ये है इंटरनल रेडियस और ये क्या है इसका? एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है ना? अंतःवृत्त और बाह्य, बाह्य अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ठीक है ना? ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, प्लीज ध्यान सुनिएगा, बहुत बेसिक बेसिक बातें सच बता रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब हमको जो है इसमें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिंग, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वलय, हिंदी में क्या बोलते हैं? वलय, वलय वलय नहीं, वलय वलय, वलय वलय नहीं, वलय कहते हैं इसको, वलय। बहुत सिंपल सारी बातें हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो रिंग कहते हैं। अब इस रिंग का हमें निकालना है, रिंग मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि एक लिखा रहेगा पार्क है, क्या है ये? और ये पार्क हो गया, उसके किनारे किनारे सड़क है, रोड है ना? होता है ना, जब बीच में पार्क हो गया और उसके बाहर बार क्या होता है? सड़क होता है। बहुत सारे पार्क होते हैं, जैसे आप कैनाट प्लेस जाएंगे, कैनाट प्लेस बीच में हो गया पार्क और चार तरफ से क्या है? रोड है ना? और पटना वाले देखेंगे गांधी मैदान है कि नहीं जी? गांधी मैदान है, उसके बाहर में क्या है? रोड है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गया, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा, तो संकेंद्रीय वृत्त। अब हमें इस, मान लो ये रोड है, क्या ये? रोड है, तो इसे आप रोड कहिए या रिंग कहिए, जो कहिए, ठीक है ना? रिंग रोड है ना, देखिए। हाँ, अब इसका एरिया निकालना होगा, किसका? एरिया ऑफ द रिंग, किसका? एरिया ऑफ द रिंग, वलय का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रिंग, वलय का क्षेत्रफल, यस नो? अब सुनिए जी भाई साहब, इसके एरिया कैसे निकालेंगे? पहले बड़ा वाला एरिया में से ये अंदर का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? किनारे किनारे का, यस और नो में जवाब दीजिए। बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया माइनस कर दो, क्या बचेगा? किनारे के एरिया, यस और नो? तो बाहर के एरिया क्या होता है? पाई आर, और अंदर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या आप इसे कह सकते हैं एरिया ऑफ रिंग बराबर पाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया एरिया ऑफ द रिंग। क्या निकल गया? ये एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको ना? बड़ा वाला में से इतना इतना काट के निकाल, रोटी है ना, रोटी मान लो, रोटी। अब मान लो कि किनारे किनारे का रोटी जो है ना थोड़ा कड़ा निकल गया या जला हुआ है, तो आप क्या करते हैं? चार तरफ से गोल काट लिया, तो किनारे किनारे बच गया ना, है ना भाई साहब? रिंग। या आप कैसे गाय को खिला दिया, सही बात है। देखो ना, यहाँ देखिए, या आप ऐसे करते होंगे जैसे जिसको पूरी गोल गोल बेलने नहीं आता है, तो पहले क्या करते थे लोग? ऐसे गोल बेल लिया टेढ़ा मेढ़ा और कटोरी से गिलास से किसे काट लिया गोल, नहीं समझा?
तो बीच का निकल गया तो किनारे किनारे बच गया। फीलिंग हो रहा है ना? यस हो रहा होगा, ठीक है ना? तो ये हो गया एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है ना? समझ में आया? ओके, अब इसका पेरीमीटर निकालने का है। पेरीमीटर यहां देखिए फटाफट। पेरीमीटर मतलब क्या होता है भैया? लेंथ द बाउंड्री। ये बाउंड्री का पेरीमीटर, रिंग का पेरीमीटर, रोड का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? सपोज एक छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे रोड है, अब इधर से जो है प्रधानमंत्री जी का आने के लिए घेराबंदी कर देते हैं, मान लो कहीं गए रैली वगैरह में, तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो घेराबंदी करेंगे ना, फेंसिंग करेंगे, उसको फेंसिंग करेंगे ना, उसको तार उड़ से घेर देंगे, कुछ करेंगे, है ना? हाँ, बांस लगा देंगे जो ही मान लो, ठीक है ना? तो तार से घेरेंगे, तो हम आपसे पूछेंगे कि इसके चारों तरफ घेरेंगे, अंदर से बाहर से घेरेंगे ना? यदि आपसे पूछेंगे बताइए कितना तार चाहिए इसको घेरने के लिए, तब क्या क्या निकालिएगा? उसका पेरीमीटर निकालिएगा ना? तो क्या करेंगे, बाहर भी घेरेंगे और या अंदर छोड़ दीजिएगा, तो आदमी घुस जाएगा इधर से, पार्क से अंदर गाड़ी के सामने आ जाएगा, समझता क्यों नहीं? देखा ना? तो यदि हम सड़क का पेरीमीटर निकालें तो सब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यदि रेक्टेंगुलर होता, कैसा होता? रेक्टेंगुलर, तो हम ये भी नापते हैं, ये नापते कि नापते हैं, लेकिन यहां पर कैसे नापेंगे? ये बाहर का सरकमफ्रेंस और ये अंदर का सरकमफ्रेंस, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल उसका लेंथ द बाउंड्री आएगा। समझ में आया? मतलब एक्सटर्नल सरकमफ्रेंस एंड द इंटरनल सरकमफ्रेंस दोनों निकालेंगे। तो ऐसे पूछेगा कि रोड के पेरीमीटर निकालते निकालिएगा, बाहर का भी निकालना पड़ेगा और अंदर का भी, समझे रहे ना? यदि एक्स्ट्रा बाहर का निकालने का तो बाहर का निकालो, अंदर का तो अंदर का, लेकिन वो रोड का कहेगा कि रोड का बाउंड्री क्या होगा, लेंथ, तो हम पूरा मापेंगे। समझ में आया? सपोज कीजिए आप लोग जिसे पढ़ते होंगे, जैसे मान लो कि कोई देश है जो ऐसा ही हो, बीच में समुद्र है और चारों तरफ से देश है, ऐसे मान लो, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे आइलैंड वगैरह होते हैं, है ना? तो ये बताइए उसके बाउंड्री की लंबाई निकालना है, उसका जो है, आप कहते हैं कि देश की बाउंड्री की लंबाई क्या है, तो बाहर से भी निकालेंगे और अंदर से भी निकालेंगे बाउंड्री की लंबाई। समझ में आ रहा ना? जिससे आप लोग कैसे देखते हैं कि भारत का जो है मैप है, तो ऐसे इस हम देखते हैं ऐसे बना होता है, इस सारे भागों का, यहाँ तो आपको कम दिखता है ना, ऐसे सिर्फ ऐसे ही दिखता है गुजरात के आसपास, यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, पतले पतले बहुत सा क्रीक है, ऐसे ऐसे हम लोग मैप में तो कुछ बना देते हैं ना, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे क्रीक है, आप पढ़े होंगे ऐसे, है ना? और इसी में एक विवाद है पाकिस्तान साथ, सर क्रीक, नाम पढ़े होंगे, है ना? क्या नाम है? सर क्रीक। वो जो है जब विभाजन हुआ था तो ऐसे हुआ था, जल विभाजन, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है ना? जल का विभाजन था, जल को दो भाग में बांटा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन ये जो था ये भाग आगे निकल गया है, तो वो लोग भी कहते हैं कि भैया ये तो पानी मांगे थे मेरा, तो बोला कि नहीं, ये जल ये तो हमारे दलदल में है, क्योंकि उस रण गुजरात को बोलते हैं कच्छ का रण, क्या बोलते हैं? और जब संधि हुआ था उसमें ये लिखा गया था कि जल का विभाजन होगा, ये तो रण है, रण का मतलब दलदल, दलदल का थोड़ी लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास है, नहीं समझा? तो इसीलिए हमेशा विवाद था, सरक्रिक आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस है ये बात, है ना? चलिए एक बात की बात है, तो कहने मतलब भारत का नापा जाएगा कोस्टल एरिया, तो कैसे नापेगा? ये सब नापेगा, अंदर से ऐसे, इसे ऐसे, सब इन्हें खाली यहां से ऐसे नाप लिया, ऐसे कर दिया, नहीं, वो एक एक लाइन अंदर गया है, बाहर गया, सब नापा जाएगा। समझा? कोस्टल एरिया पढ़े होंगे ऐसे, है ना? तो पेरीमीटर निकालना हो मेरे भैया जी, तो कैसे निकालिएगा? एक्सटर्नल प्लस, हाँ, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और दोनों के लिए सरकमफ्रेंस, ठीक है ना? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, द टोटल लेंथ द बाउंड्री ऑफ द रिंग, यस नो? बाहरी और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक परिधि दोनों को जोड़ा जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे केस में 2 पाई आर बाहरी और 2 पाई आर आंतरिक,
तो 2 पाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा r प्लस r। 2 पाई कॉमन लो तो क्या बचेगा r प्लस। तो ये हो गया पैरामीटर ऑफ द रिंग। देव सजनों, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? एक मिनट रुको 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 रुको। अब इस रास्ते की चौड़ाई निकालने का है, क्या कहेगा? ये है इसकी चौड़ाई, ये वाला भाग है ना, इसकी चौड़ाई निकालने कहेगा, विड्थ ऑफ द रिंग। तो ऐसे केसेस में हमें सरकमफ्रेंस दिया रहेगा। ध्यान सुनिएगा, रास्ते की चौड़ाई निकालना होगा तो हमें सरकमफ्रेंस दिया रहेगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरकमफ्रेंस, है ना? क्या दे रहेगा? एक्सटर्नल और इंटरनल सरकमफ्रेंस। तो भैया रास्ते की चौड़ाई निकालना हो तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ध्यान सुनिएगा कि बाहरी और आंतरिक परिधि को माइनस करते हैं। ध्यान सुनिएगा, 2 पाई आर और 2 पाई आर, इन दोनों सरकमफ्रेंस C1 एंड C2 आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है ना? C1 C2 क्या माना गया भाई साहब? C1 C2 क्या है? बाहरी और आंतरिक वृत्त की परिधि है। बाहरी और आंतरिक वृत्त का क्या है? परिधि है। ठीक है ना? तो C1 C2, यहां से 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? R माइनस R बराबर C1 माइनस C2। तो R माइनस R इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 2 पाई। तो यही निकल गया उसका विड्थ ऑफ द रिंग। क्या निकल गया? ये विड्थ ऑफ द रिंग, जो भी रिंग दिया रहेगा उसका फार्मूला क्या निकल गया? C1 माइनस C2 बाई 2 पाई। C1 माइनस C2 अपॉन 2 पाई। C1 माइनस C2 अपॉन, मतलब इसको याद मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, आप बना लीजिएगा, वहां पर दोनों को परिधि का अंतर कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना? और ऐसे करके यही सेम तरीके से 2 पाई आर दोनों का डिफरेंस, तो इससे हमारा R माइनस आर। अच्छा, ये चौड़ाई के मतलब R माइनस आर ही ना होगा? आपको ये निकालना है तो पूरा यहां से यहां तक R है, यहां तक छोटा R है, तो पूरा R में से ये R माइनस कर, तो क्या बचेगा? ये R माइनस आर, है ना? जैसे मान लो यहां से यहां तक 15 है और यहां से यहां तक 10 है, तो ये कितना बचेगा? तो हम 15 में से 10 तो ना 5 आएगा, तो यही निकल जाएगा R माइनस आर, विड्थ ऑफ द रिंग। समझ में आया मेरे भाई? ध्यान सुनिएगा सबको। एक्चुअली जो है आज हो गया 15 तारीख है। सुनिए ना, आप लोगों का जो है क्लासेस कैसे कैसे चलेगा बताता हूं। 15 को पढ़ा छुट्टी हो गया, तो 16, 17, 18, कहीं कहीं 19 को भी होली है, 20 को रंग सैटरडे संडे जो भी आ गया है ना, 21 तक जो है आप लोग की छुट्टी रहेगी। सुनिए, एक मिनट रुक जाइएगा, सावधान। 22 और 23 का जो है ऑनलाइन क्लासेस हम देंगे, सबको आना चाहे वो आएंगे। और ऑनलाइन क्लासेस यहाँ सबको फुल्ली मिलेगा एकदम 22 और 23 को भारतीय लर्निंग ऐप पे। ठीक है ना? और क्लासेस 24 से हम फिजिकली मतलब सब लोग आ सकते हैं, फिर ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ओके ना? तो 22 और 23 को ऑनलाइन मिलेगा और 24 को आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।